ईरान की एक तारीख है। हम्म ईरान ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। ईरान की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज नहीं हो रही। देखिए, हम्म ये जंग एक जैसी जंग नहीं है। इसको अंग्रेजी में एसिमेट्रिक वॉर कहते हैं। जो हम्म असले की एडवांटेज है, जो ताकत की एडवांटेज है, वो उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो हम्म इसराइल हम्म और अमेरिका के हक में है। एक जज्बा है, वो ईरान बहुत हावी है। ये मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, उनके मुल्क इस्तेमाल हो रहे हैं हमले के लिए। जब ईरान जवाब देता है तो वो बड़े तिलमिलाते हैं कि जी ये ईरान जवाब क्यों दे रहा है। भाई, आप अपना इलाका इस्तेमाल करवा रहे तो वो क्या करे? वो अमेरिका तक तो नहीं अटैक कर सकता। अगर ये ईरान अपनी सालमियत बचाने में कामयाब हो गया तो ये जो बिल्कुल। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, झंडी कराएंगे, अमेरिका को कहेंगे जी हमने देख लिया कि आप हमारी कितनी हिफाजत कर सकते हैं, हमें पता चल गया, आप मेहरबानी करके अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं। ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, दोनों सूरतों में दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आने के इम्कान हैं। इसराइल एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकता है, या एक और चीज होती है न्यूट्रॉन बम। वो एक ऐसी चीज होती है जो कि सिर्फ लिविंग चीजों को खत्म करती है। इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि इसराइल और भारत की बहुत करीबी अंडरस्टैंडिंग है, और पाकिस्तान के सिलसिले में इसराइल हमारी मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम ओके। सर, जिस तरह हमने अभी एक जंगों का दौर देख रहे हैं, जिस तरह पहले रशिया यूक्रेन पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात, और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई साहब को जो शहीद कर दिया है, उससे बाद अब उनके नए सुप्रीम लीडर उनके बेटे मुश्तबा खामनाई साहब ने सीट संभाल ली है। इस ओवरऑल में अमेरिका जो चाहता था, इसराइल जो चाहता था, क्या उन्होंने वो अचीव कर लिया है? और सेकंड, जो नई सुप्रीम लीडर आए हैं ईरान के, क्या ये वो जो इजराइल अजाइम चाहता है ईरान में जो हासिल करना चाहता है, क्या वो इस इनके जरिए कर सकते हैं? ओवरऑल इसका असर थोड़ा सा बताएं, क्या मामला चल रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुश्तबा खामनाई साहब का रहबर रहबर सेलेक्ट होना, इस पर लोगों ने कुछ बातचीत भी की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये तो विरासत मौरूसियत है और उनके बेटे को कर दिया। लेकिन जो हालात इस वक्त चल हम्म रहे थे, उसमें हम्म मेरा ख्याल है कि ईरान ने बेहतरीन फैसला किया। और खुद मतलब ये कि बाकायदा उनकी एक सुप्रीम काउंसिल है जिसने फैसला किया, और सुप्रीम हम्म काउंसिल बहुत ही मुदब्बर और पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है, और वो हर बिल्कुल। हर पहलू को देखते हैं। उनके जहन में ये पहलू भी आया होगा जिसका आप और हम जिक्र करते हैं कि भी बेटे को हम्म क्यों दे दिया। मेरा ख्याल है जी। कि उनका जो मेन वो प्रॉब्लम था वो ये था कि अगर कोई और आता तो ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं वेस्ट वाले और अमेरिकन के, हम्म जी वहां पर अंदर दराड़े हैं और हम्म मुख्तलिफ वो धड़े हैं, तो उसको तकलीफ पहुंचती। और बिल्कुल। ऐसे लगता कि भी ये भी एक उम्मीदवार थे, इनको इसलिए साइडलाइन किया गया कि अब पॉलिसी चेंज होगी। तो हम्म इनका इलेक्ट होना इस बात का गुमाज है कि ईरान की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज नहीं हो रही, एक बात। हम्म दूसरी बात यह है कि ईरान की हायरार्की में अंदर कोई दरारें नहीं है। अगर हैं तो मामूली हम्म होंगी, जो सामने नहीं आ सकती। हम्म आपने देखा कि फौरी तौर पे जो उनकी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने भी बैत कर ली, पुलिस ने हम्म भी कर ली, बाकी सब ने भी कहा जी। और बल्कि यहाँ बिल्कुल। तक कि यमन में भी जुलूस निकले, मतलब पूरे अहले तशी पूरी दुनिया के वो उन्होंने मान लिया कि हम्म जी ठीक है। और ये आप भी जानते होंगे, आपके नाजरीन भी जानते हम्म होंगे कि जो रहबर आला हैं, ये सिर्फ ईरान हम्म के रूहानी पेशवा नहीं है, ये पूरी दुनिया बिल्कुल। के जो अहले तशी हैं उनके पेशवा हैं। इसीलिए आपने देखा कि बिल्कुल। जब शहादत हुई खामनाई हम्म साहब की, तो पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन आया। तो ये तो हम्म खैर मेरा समझता हूँ खुशनुमी से हो गया। जो देखने की बात है दुनिया के लिए वो ये है कि इतने इमरजेंसी की हालत में दौरान जंग भी हम्म उन्होंने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, और एक हम्म जो उनका जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, कायम किया हुआ है तरीकाकार, उसके ऊपर अमल किया। वरना आपको पता है हम्म लोग तो जरा सी बहाना बनाकर एकदम कोई इंटरम अरेंजमेंट कर लेते हैं कुछ। तो ये एक हम्म अच्छी बात है। अब फिर आपने बात किया कि इनकी मौजूदगी में ईरान हम्म के जो हदफ हैं वो, और जो इसराइल और अमेरिका के अहदाफ हैं। देखिए, हम्म ये जंग एक जैसी जंग नहीं है। इसको अंग्रेजी में एसिमेट्रिक वॉर कहते हैं कि ये कोई हम्म तवाज़ुन की जंग नहीं है। ये हम्म कोई एक ही पल्ले के लोग नहीं है। जो हम्म मटेरियल एडवांटेज है, जो हम्म असले की एडवांटेज है, जो ताकत की एडवांटेज है, वो उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो हम्म इसराइल हम्म, और अमेरिका के हक में है। बिल्कुल। लेकिन जो
जज्बे की इंटेंसिटी है, जो एक अपने, आप समझें कि सर्वाइवल के लिए जो एक जज्बा है, वो ईरान बहुत हावी है। तो बिल्कुल। ये फर्क है कि एक मुल्क अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है और दूसरा मुल्क अपने कोई अहदाफ, और वो मैं अहदाफ बता देता हूँ क्योंकि लोग मुख्तलिफ उसकी हम्म। तावीलें देते हैं। बिल्कुल जी आपको जी। क्लियरली बताता हूँ कि ये हदफ है हम्म क्या। हम्म। आपको पता है कि ग्रेटर इसराइल का आजकल चर्चा है, और उन्होंने बिल्कुल पहले तो वो छुपी बातें थी, हम कुरैश के निकालते थे कि ये ग्रेटर इसराइल के बारे में वो ये, अब तो उन्होंने खुल के कह दिया। और बहुत सारे यहूदी जो हैं अमेरिकन, उन्होंने उसकी तायीद कर दी है, और इसको बाकायदा एक मजहबी जंग बना दिया है कि हमारी किताब में ये लिखा है कि दजला और हम्म फरात के दरमियान सारा इलाका जो है वो हम्म इसराइल का होगा। तो वो इस एम को हासिल करने के लिए जरूरी है कि एक वाहिद मुल्क दुनिया का, हम्म ईरान, जो कि हम्म इसमें रुकावट बना हुआ है, हम्म उसकी जो बाकी रुकावटें उन्होंने दूर कर दी, जैसे सीरिया था उसको खत्म किया, इराक को पहले ही आपको पता है, अभी ये जो यमनी है उनके ऊपर भी मामला, फिर भी उसी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन पहले तो जड़ें खोखली की ना ईरान की, कि ईरान कमजोर हो जाए। जितने जितने ईरान को तकवीत पहुंचाने वाली फोर्सेस थी उन सबको कमजोर कर रहे हैं। गाजा देख लें आप, लेबनान देख लें, हिजबुल्लाह वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम्म ये वो लोग हैं जो कि ग्रेटर इसराइल के जो अजाइम है, जो ख्वाब है, उसमें हायल हम्म हैं। तो अगर ईरान घुटने टेक देता है, जैसे कि वो कह रहा है ट्रम्प के, आप डाल दें, हथियार डाल दें तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पहली बात तो ये तो हो नहीं सकता कि कुछ ना कहें, ये सबको मार देंगे। आपने देख लिया कि इन्होंने कैसे बच्चे शहीद किए हैं, और ख्वातीन शहीद की है, गाजा में भी, इधर भी। तो और काबिल हम्म एतबार तो है ही नहीं। हम्म लेकिन ईरान की एक तारीख है, हम्म ईरान ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। हम्म ये जैसे भी हो सका लड़ेंगे, जो भी इनके पास है वो लड़ाई करेंगे। और उसके बाद पिछली जंग से इन्होंने सबक हासिल किया। आपने नोट किया होगा कि जो हम्म पिछले साल की जंग थी उसमें एक हफ्ते, ये 10 दिन, एक हफ्ते के बाद हम्म मिसाइल गिरना शुरू हुए थे इसराइल के ऊपर। उससे पहले वो सारे मिसाइल गिराते रहे, और इस हम्म जंग में पहले दिन से इसराइल के ऊपर हिट होना शुरू हुआ है। वो तो आपको और हमें खबर नहीं मिलती ना, हम्म कोई बताता नहीं है कि क्या असल में हो क्या रहा है। सिर्फ सारे मामले हमें ईरान के मतलब बताए जाते हैं कि उनकी ये तबाही होगी, ये तबाही होगी, आज ये। तो जो उनके अटैक है उसका उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस नई अपॉइंटमेंट से और भी मजबूत हुआ है मौकफ ईरान का। हम्म और इसमें कोई जीतने का चांस नहीं है इसराइल और अमेरिका का। और अगर ईरान ना भी जीते, अगर हम्म ये अपने अज़ाइम में नाकाम हो गए, तो आप समझे ईरान जीत गया। जीत क्योंकि गया। ईरान तो अपनी, मैंने कहा, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो हम्म ये सूरत हाल है इस वक्त जैसे कि चल रही है। तो दोनों के अहदाफ ऐसे हैं कि ज्यादा इम्कान इस हम्म चीज का नजर आ रहा है कि ईरान अपना हदफ, अपनी सालमियत को बचाने का हदफ जो है वो शायद हम्म। हासिल कर लेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने भी कहा और ग्रेटर इसराइल की बात भी हम सुनते हैं, और जो जितने भी इसराइल के सिपाही हैं उनके यहाँ पर शोल्डर पर जो बैज भी लगा होता है उस पर भी ग्रेटर इसराइल, इस तरह का उनका एक अपना नक्शा है जिसमें मिडिल ईस्ट के काफी कंट्रीज और जिनका आपने जिक्र किए तमाम आते हैं। क्या इसराइल क्या उस सब पर कब्जा कर कर उसका पूरा नाम इसराइल रखना चाहता है इन फ्यूचर? क्या उसका प्लान क्या है जो अगर वो अचीव हासिल करना, यहाँ पता लगा कि अब उसने अचीव कर लिया है, जिस तरह ईरान तो अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसराइल क्या करना चाहता है? उनको वो जगह कम पड़ रही है लेकिन वो फुल ग्रेटर इसराइल बनाकर उनमें लोगों को कैसे मैनेज करेंगे, दूसरी अवाम है, किस तरह इस सब को वो कर पाएंगे अगर देखें, उनका ये। इसराइल गो के छोटा सा मुल्क है, उसके साथ एक सुपर पावर खड़ी हुई है। अभी हम्म तक जो कुछ उन्होंने किया है, हम्म उसके जवाब में दुनिया ने उसका क्या बिगाड़ लिया। बिल्कुल। मतलब आपने देखा नहीं कि उन्होंने वेस्ट वेस्ट बैंक के साथ क्या किया? आपने देखा नहीं उनके हम्म सेटलर्स रोज अपनी सेटलमेंट बढ़ाते चले जा रहे हैं? आपने हम्म देखा नहीं कि वो लेबनान में क्या कर रहा है? लेबनान के अंदर वो चले गए हैं, घुस गए हैं और अंदर जाके वो जो है ना लड़ाई कर रहे हैं। गाजा में जो कुछ हुआ आपके हम्म सामने है। तो ये जो आपका आप बात कह रहे हैं कि किस कैसे कंट्रोल तो हुए हुए हैं यार, बात सुनो ना। ये जो हम्म मुल्क है जिनका मैं भी नाम लेता हूँ, इराक है, लिबिया है, नाइजीरिया है, सूडान है, यमन है, सीरिया है, ये कोई मुल्क है? मतलब इनको आप मुल्क कह सकते हैं? इनकी तो आपस की जंग ही खत्म नहीं हो रही। ये तो आपस में मतलब अंदर सिविल वॉर चल रही है हर जगह, जितनी जगहों का मैंने नाम लिया है। इनको तो आप
काउंट ही ना करें। हम्म, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, इनकी हम्म, शहरक पे ऐसे आप समझें कि वो समझते हैं कि हमारी शहरक जो है वो इकॉनमी है, उस पर ऐसे पांव रखा हुआ है ट्रंप ने और इसराइल ने, कि वो तो सांस भी मुश्किल से लेते हैं अभी। हालांकि उनके उनके मुल्क इस्तेमाल हो रहे हैं हमले के लिए। और जब ईरान जवाब देता है तो वो बड़े तिलमिलाते हैं कि जी ये ईरान जवाब क्यों दे रहा है, भाई आप अपना इलाका इस्तेमाल करवा रहे तो वो क्या करे, वो अमेरिका तक तो नहीं अटैक कर सकता, उसने तो वहीं पे अटैक करना जहां अमरीकी बेसिस है। हमारी ये दुआ है कि ये जंग ना फैले, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा नुकसान होने का खदशा है इस्लामी मुल्कों का भी। जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी ट्रंप और इसराइल समझ जाए कि वो अपना हदफ हासिल नहीं कर सकते, इसका एक नतीजा जरूर होगा। अगर हम्म, ये ईरान अपनी सालमियत बचाने में कामयाब हो गया, और हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो, तो ये जो बिल्कुल। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ये झंडी कराएंगे, अमेरिका को कहेंगे जी हमने देख लिया कि आप हमारी कितनी हिफाजत कर सकते हैं, हमें पता चल गया, आप मेहरबानी करके अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं। ऐसे नहीं कहेंगे इस जुबान में जो मैं कह रहा हूँ, हाँ साफ साफ किसी बिल्कुल। तरीके से कहेंगे, किसी डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक अल्फाज, डिप्लोमेटिक अल्फाज में चीजें कि कहेंगे। आपकी जरूरत अब खत्म हो गई है, देख हाँ लें जी। हमारे पास इतना बजट नहीं हाँ जी। है, ये तो ये जो तमाम हम चीजें। कह रहे हैं ना कि चीन क्यों खामोश है, चीन क्यों कुछ नहीं कर रहा, तो चीन इस वक्त का इंतजार कर रहा है जब ये तमाम मुल्क रूस और चीन की तरफ देखेंगे, और हम्म, वो जो चीन का है बयानिया, वो कामयाबी से आगे बढ़ेगा। और हम्म, देखते हैं, ये मेरा अंदाजा है। और अगर खुदा ना खास्ता टूट जाता है ईरान, मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी ना, और अल्लाह करे, तो फिर भी दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंज है। तो ये एक बात मैं बता दूं कि ये ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, दोनों सूरतों में दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आने के इम्कान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सूरतों में जो भी अब जो जंग ट्रंप ने और नेतन्याहू ने छेड़ लिया है, इसके जो आने वाली जिंदगी, आने वाले साल होंगे, उनमें बड़ा असर पड़ेगा इन तमाम चीजों का, डिप्लोमेसी हर लिहाज से मुल्कों का। लेकिन सर एक और बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट सुनने में आ रही है, नजम सेठी साहब ने भी कल जिक्र किया, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका को अगर जीत नहीं मिली, और ये जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, इन तमाम चीजों से अगर वो जीत नहीं सकते, तो उनके पास जो आखिरी ऑप्शन होगा, वो जिस तरह उन्होंने उसमें जापान में बॉम्ब्स गिराए, इस तरह वो ईरान में भी ये एटमी हथियार यूज कर सकते हैं। अगर सर वो ऐसा करते हैं तो फिर इसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि एटमी हथियार जहां यूज होता है, सिर्फ उस जगह का नुकसान नहीं, बल्कि उस इलाके में जितनी आबो हवा होती है, उस तमाम पर इसके असरात होते हैं, जिस तरह उनके ऑयल रिफाइनरीज को तबाह किया है अभी ईरान की। तो इसके हवाले से मैं चाहता हूं कि ये जो वेपन यूज करने की बातें निकल रही हैं, और तो इसको अगर अमेरिका तो नहीं चाहेगा वो किसी भी सूरत हार जाए, तो इसके क्या असरात होंगे? देखिए अमेरिका ने तो पहले भी हार मानी है, वो शायद इतनी जिद ना करे कि हार ना माने, लेकिन ये बात इसराइल पे सादिक आती है कि वो नहीं मानेंगे हार किसी भी सूरत में, क्योंकि उनका ये तरीका कार नहीं है। तो जैसे ये जंग शुरू हुई कि इसराइल ने लेकिन अपने जिम्मे ले लिया अमेरिका ने, ऐसे ही हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इम्कान मेरे ذहन में ये है कि कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका ये बम इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस हम्म, बात का बहुत बड़ा इम्कान है कि इसराइल एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकता है। या एक और चीज होती है, आपके नाजरीन ज्यादा शायद समझते ना हो, कुछ लोग समझते होंगे, न्यूट्रॉन बम। वो एक ऐसी चीज होती है जो कि सिर्फ लिविंग चीजों को खत्म करती है, और बहुत ज्यादा उसका वो नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया नहीं होता जिसमें वो काम करती है। और टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन, वो जो आप कह रहे हैं कि इर्द गिर्द के मुल्कों पे असर पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे आजकल बॉम्ब आ गए हैं छोटे, जो कि लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, उनका इफेक्ट तो बहुत भयानक होता है, वही होता है जो कि एटम बॉम्ब का होता है। तो उसके रेडिएशन वगैरह जाते हैं, निकलते हैं दूर, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो इस चीज का एहतमाल है, इस चीज की मैं तायीद करता हूँ कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या न्यूट्रॉन बॉम्ब इस्तेमाल हो सकता है, छोटी यील्ड का, लेकिन वो इसराइल इस्तेमाल करेगा, नाम अमेरिका का लगेगा। अब ये अमेरिका की अक्लमंदी या बेवकूफ़ी पे डिपेंड करेगा कि वो उसको अपने जिम्मे ले लेता है या क्या करता है, क्योंकि ये जंग तो अमेरिका ने अपने जिम्मे ले ली है। क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने ये बयान दिया था, अगर हम ना भी अटैक करते तो इसराइल तो कर रहा था, इसका मतलब इसराइल के मजबूरी के तहत अमेरिका इसमें शामिल हुआ है।
और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ये बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। हम्म। अमेरिकी जो हैं वो हार मान लेते हैं, लेकिन इसराइली हार नहीं मानते। ये ये हो सकता है कि उसकी वजह से ये सारा काम तो फिर हो जाए, फाइनली अल्लाह ना करे। तो फाइनली रिजल्ट फिर इसराइल अचीव कर लेगा, अगर ये तमाम टेक्निकल ये जो आपने बॉम्ब्स की किस्में बताई हैं, बॉम्ब का वो बताया, तो फिर इससे क्या, इससे बाद क्या होगा फिर वो, फिर क्या मेरा रजीम अपना चेंज ख्याल हो ये है कि जाएगी, मेरा फिर क्या अपना चीजें ख्याल ये बदल कि जाएंगी? जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का गुस्सा जो है वो सामने आ जाएगा। खासकर चीन और अमेरिका की तरफ से, रूस की तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। और जो इर्द गिर्द हम्म। के मुल्क हैं जैसे तुर्की है, पाकिस्तान है, इनकी तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। इवन जो खलीजी ममालिक हैं, क्योंकि वो तो बहुत करीब हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। और इसके बावजूद, अब ये मेरी बात सुन लें जो मैं बताने वाला हूँ, कि अगर न्यूट्रॉन बॉम्ब और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर भी लें, हम्म। ईरानी तब भी नहीं मानेंगे। फिर भी वो इतना बड़ी जमीन है, इतना बड़ा इलाका है, तो फिर भी लोग तो इनके साथ नहीं जाएंगे ना, इसराइल के साथ उनकी हामी नहीं होंगे अंदर, तो वो किस तरह जो चाहे वो कर ले। अच्छा सर, एक और चीज, एक और थ्योरी यहाँ पर चल रही, वो ये है कि 60% जो यूरेनियम ईरान ने रिच किया हुआ है, जो वो उनके पास है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीआईए और मोसाद ये ऑपरेशन करना चाहती है कि वो वहां से उस यूरेनियम को निकाल ले ईरान से। क्या इस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं? क्या सीआईए मोसाद कर सकती है इस तरह के ऑपरेशन? ये नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है सिंपल, कि ये जो मवाद है, एटमी मवाद, एनरिच्ड हम्म। यूरेनियम या एनरिच्ड प्लूटोनियम जो भी हम्म। है उनके पास, वो कोई हम्म। एक जगह थोड़ी है। वो ऐसे थोड़ी हम्म। है कि एक बड़े से बक्से में बंद करके या चंद बक्सों में बंद करके एक जगह रखा हुआ है। हम्म। वो छोटे छोटे पैनी पैकेट्स में पूरे ईरान में फैला हुआ होगा। हम्म। और जब जरूरत पड़ेगी इनको, तो उसको इकट्ठा कर लेंगे, एक हुक्म आएगा और सारे एक जगह कहीं उसको लेंगे। लेकिन खैर पता नहीं है मुझे हम्म। कि उनके पास 60% अनरिस्ट है भी या नहीं। ये तो वो कह रहे हैं ना, हम्म। अमेरिका कह रहा है हम्म। और वो सब कह रहे हैं। ये बात अलबत्ता सोचने की है कि जो रूहानी पेशवा जिन्हें इन्होंने शहीद कर दिया, हम्म। वो तो इस बात के हामी थे कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और वो जो बात कहते थे उस पे सब लोग अमल करते थे। अब नई लीडरशिप आई है, हो सकता है ये इस बात पे कन्विंस हो जाए कि हमारी तो बका ही इसमें है कि हमारे पास कोई ऐसे हथियार होने चाहिए जो कि हमारी सालमियत के जामिन हो। तो ये एक बहुत हम्म। बड़ी गलती की, आप समझे, अमेरिका और इसने, इसराइल ने, कि ऐसे रहबर को शहीद कर दिया जिसके कहने के ऊपर ईरान एटम बम नहीं बना रहा था, क्योंकि वो इसके खिलाफ थे। अब जो नई लीडरशिप आई है, उनका क्या फतवा होता है हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया था कि क्या वो उनके अफजूदा यूरेनियम के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, तो इसका हम्म। सिंपल जवाब है नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने भी कहा कि चाइना और रशिया का रिएक्शन आएगा अगर वो कोई बॉम्ब यूज करते हैं, या इस तरह का कोई एटमी हथियार, या कोई भी उसकी किस्म इकसाम में से कोई भी किस्म यूज करते हैं, तो रिएक्शन आएगा। लेकिन जहां तक हमने देखा है, शुरू में तो चीजें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन बाद में हमने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौजूदा दौर में मतलब कि एग्जैक्ट टाइम में जो इंटेलिजेंस यूज हो रही है वो रशिया की यूज हो रही है, कि कौन सा एसेट कहां पर है, कौन सी शिप कहां पर है अमेरिका की, मतलब कि जो इंटेलिजेंस मिल रही है ऑन ग्राउंड वो रशिया की मिल रही है। और जो इनके मिसाइल सिस्टम है, जो उसमें चीजें यूज हो रही हैं, जो उसकी उनको सपोर्ट मिल रही है, और सैटेलाइट दूसरी जो इमेजरी और ये चीजें मिल रही हैं, ये चाइना दे रहा है। तो रशिया और चाइना तो ऑलरेडी इसमें शामिल हो गया है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? और मेरा ख्याल है कि इसका बहुत बड़ा इम्कान है, ये जो आप बात कर रहे हैं। इसलिए कि रूस के लिए तो ये एक अच्छी खबर है ना कि यूक्रेन से तो जो हटे यूरोप की और अमेरिका की, और उनके लिए वो एक और जंग में फंस जाएं किसी न किसी तरीके से, तो वो तो चाहेंगे कि ये जंग लंबी भी हो और इसमें नुकसान भी हो अमेरिका को, उनकी इकॉनमी को। और चाइना तो खैर कंपटीशन में है ही है। चाइना का मदद करने का तरीक़ाकार और है, जैसे आपने अभी जिसका जिक्र किया। तो ये चीज़ें, रूस के बारे में तो खबरें, सिक्का बंद खबरें मौजूद हैं। जो आप बात कर रहे हैं चीन के बारे में, ये तो हमें पता है कि पहले उन्होंने काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह दिया है, उनके जहाज वगैरह तो उतरे हैं। आजकल वो क्या मावनत कर रहा है वो बाद में पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से चोट लगा रहा है ईरान,
हम्म। तमाम खलीजी मुल्कों में जितने इनके बेसेस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से वो निशाने पे लिए हुए हैं। और बार बार वो ये भी कह रहा है कि बाकी जो हमारे अरब भाई हैं, हमारा उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उनके खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि जब अमेरिकन और इसराइलियों ने अटैक किया ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर और अटैक किया पानी के डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर, तो उसके जवाब में फिर मेरा ख्याल इन्होंने भी किया है। तो जवाबी हक तो खैर बनता ही है। वो कि मेरा हम्म। अपना ख्याल ये है कि पानी को कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए, और ये बैन अवी कानून के भी खिलाफ है। तो बुनियादी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि क्या चीन और रूस किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इम्कान है कि रूस का तो यकीनन वो मदद कर रहा है, और चीन का भी बड़ा इम्कान है कि वो किसी न किसी सूरत में जरूर मदद कर रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि जब ये जंग शुरू हुई, ये तमाम मामला शुरू हुए, शुरू में जो एयर बेसिस थी गल्फ कंट्रीज में, उनको अमेरिका की उनको टारगेट किया और बड़े एक्यूरेट तरीके से टारगेट किया ईरान ने। अच्छा, इस सब में हम देखते हैं कि जब सऊदीया पे दो तीन जगह पे टारगेट हुआ, उनके अरामको जो कंपनी है और इस तरह की जगह पे, तो उन्होंने जो उनका एक राब्ता इसहाक डार ने करवाया वो तो हमारे सामने ही है। इसहाक डार ने जो दरमियान में पुल का किरदार अदा किया। लेकिन मौजूदा दौर में अभी हमने देखा, कल आर्मी चीफ की तस्वीर आती है चीफ ऑफ डिफेंस के साथ जो सऊदी अरब के हैं। ये कितनी इसको हम कितना इंपॉर्टेंस देंगे मौजूदा सूरत हाल में, गल्फ कंट्रीज के हवाले से और ईरान के हवाले से, कि हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी आर्मी चीफ है वो इस टाइम चीफ ऑफ डिफेंस से मिल रहा है सऊदी अरब के। देखिए, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, आप हम्म। जानते हैं। और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम किसी भी तरीके से उनके साथ अपना कोई ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। तो ये अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है वो बड़ा अहम है। हम्म। और वो रोल यही प्ले कर रहा है भी किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि कोई हम्म। अरबी मुल्क जो है वो इस जंग में हम्म। मुलव्वस हो जाए। और वो खुद भी नहीं हम्म। चाहते। जो अरब कंट्रीज हैं वो बोले जो मर्जी, वो कभी हम्म। नहीं चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका तो कल नहीं तो परसों बोरिया बिस्तरा उठा के चला जाएगा। तो वो अपने एक ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ जो करीबी है, और जो कि उनकी आबादी भी बहुत है इलाके में, उनके साथ ऐसा बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे कि आइंदा आने वाले तमाम सदियों में उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान को यकीनन मैं तो एक समझता हूँ कि जो इस तरीके से दिफा अपना कर रहा है ईरान, उसके साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, और हमने बयान भी दिया है। लेकिन साथ ही साथ साफ ज़ाहिर है कि हमारे जो अरब दोस्त हैं, उनकी जो सालमियत है वो भी हमें बहुत अजीज है। हम तो हम्म। यही चाहेंगे कि दोनों के दरमियान सालसी हो, और ये जंग आगे ना बढ़े। तो आगे देखते हैं कि मामला कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अफेक्टेड है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत कहाँ पर बढ़ी है। और ये भी आप हम्म। जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आप यूँ समझे कि महंगाई का तूफान आ जाता है, उसी तनासिब से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि नकलो हमल वाली बात है ना, हर चीज ने मूव करना है, ट्रांसपोर्टेशन हम्म। होती है हर चीज की। तो एक लॉजिस्टिक पर ये इम्पैक्ट पड़ता है, और वो हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के हक में ये है कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो। और मेरे ख्याल पाकिस्तान इस चीज पर भी गौर कर रहा होगा कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारी जंग है उसको वो मंतकी इंजाम तक जल्दी पहुंच जाए, और बिल्कुल। उसको हम लपेट लें, उसको हम खत्म करें अपने हम्म। दोस्तों की मदद से, और बातचीत के दरवाजे दोबारा खुल जाएं, ताकि हम बिल्कुल। जो हमारे असल दुश्मन है, आज या कल आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया है, जब उन्होंने ये कहा कि भी ईरानी शिप इधर आया हुआ था, जब वो इंटरनेशनल वाटर में चला गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे, बल्कि उसने ये इंडिया भी दिया कि हमने बता दिया इसराइल को कि वो यहाँ से चला गया, या अमेरिका को बता दिया कि चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल और भारत की बहुत करीबी अंडरस्टैंडिंग है, और पाकिस्तान के सिलसिले में इसराइल हमारी मदद करेगा। ये उनके आर्मी चीफ का बयान है। अगर ये कोई हम्म। एआई जनरेटेड नहीं है, मैंने जो सुना है वो तो ऐसे ही लगता है कि ओरिजिनल है, अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए आने वाले हालात जो है वो बड़े संजीदा है, और इसलिए पाकिस्तान बाई स्टैंडर्ड बन के, तमाशबीन बन के नहीं देख सकता, और ना ही पाकिस्तान देख रहा है। पाकिस्तान अच्छे तरीके से मुलव्वस है पूरी डिप्लोमेसी में, और इस जंग को रुकवाने की कोशिश भी कर रहा है, और किसी भी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश बेशुमार कर रहा है बिटवीन ईरान एंड अरब ब्रदर्स।
बिल्कुल। अच्छा, अरब ब्रदर्स की जिस तरह आपने भी बात की, एक और चीज है जहां गल्फ कंट्रीज नहीं चाहते कि उनके ईरान के साथ हो, ईरान के साथ उनके मामलात खराब हों उनकी, क्योंकि इसराइल तो बहुत दूर है लेकिन गल्फ कंट्री की तो बहुत करीब है वो एक दूसरे के, और अगर ये उनके दोनों कंट्रीज के लिए बड़े नुकसानात हैं। लेकिन जहां पर हमने देखा कि इसराइल फॉल्स फ्लैग बॉम्ब्स करवा रहा है, वो इस तरह मिसाइल्स गिरवा रहा है, फॉल्स फ्लैग, जिस तरह हमने देखा साइप्रस, अब बर्तानिया नहीं इसमें सब में नहीं आना चाह रहा था, उनका साइप्रस पे जिस तरह उसने फॉल्स फ्लैग, वो बाद में पता लगा कि इसराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है, तो वो इसी तरह गल्फ कंट्रीज में भी करवा रहा है सर। जिसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आजकल के मालूमात के जराए ऐसे हैं कि ये बातें छुप नहीं सकती। हम्म। और आपने देखा कि तुर्की तुर्की के सदर भी मिले हैं हम्म। अमेरिकन लीडरशिप को। और उन्होंने जो बातचीत असल में की है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम्म। उन्होंने भी ये कहा है कि हम अपनी सालमियत का ख्याल रखेंगे। जब कोई कहता है कि हम अपनी सालमियत का दिफा करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ये बात कर रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ कोई बयान हो रहा है। वो बयान हर उस मुल्क के खिलाफ है जो कि तुर्की की सालमियत की तरफ मैली नजरों से देख रहा है। और हमें मालूम है कि तुर्की और पाकिस्तान का नाम बार बार लिया गया है इसराइल की तरफ से और कुछ अमेरिकन की तरफ से भी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चीज़ें जो आपको सामने नजर आती हैं, लोग मुख्तलिफ मुल्क जो हैं गल्फ के, वो बयान दे रहे हैं कि हम अपने हक रखते हैं दिफा का, और ये दोबारा ना किया जाए, हम रिटेलिएट करेंगे। अंदर से उनको सब पता है कि असल बात है क्या। क्योंकि उनको इस बात का दुख नहीं है कि जो 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 बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस, उन पे अटैक क्यों हो रहा है, बल्कि कई लोग तो खुश हैं। अगर आप बहरीन के कुछ वीडियोस देखें, तो बहरीन के अवाम जो हैं बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं जब वहां पर अमेरिकन बेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो अवाम जो हैं मिडिल ईस्ट के, वो सब के सब ईरान के लिए दुआएं कर रहे हैं, और वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं अमेरिकन से। तो जो जो फरमा रवा है इन पूरे इलाकों के, वो उनकी अवाम की नब्ज पे हाथ है। वो समझ रहे हैं कि ये क्या आगे होने वाला है। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि जब ये जंग खत्म होगी, जिस तरीके से भी खत्म हो, इसके नताज बहुत दूरस होंगे, और इस इलाके में बड़ी बड़ी चेंजेस होने का इम्कान है। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने तुर्की की भी बात की, तुर्की के जो सीजीएस हैं, आई थिंक उनकी आर्मी चीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, तो ये इसका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि इसराइल के अगर दूसरा तीसरा नंबर आता है तो वो तुर्की को और पाकिस्तान को, जिस तरह आपने भी कहा, कि खतरा समझते हैं। तो अगले ये इन दोनों कंट्रीज की तो अपनी फौजें भी हैं, और ये इन दोनों कंट्रीज के ठीक ठाक अपनी डिफेंस के मामलात हैं, तो इनके तरफ क्या वो ऑप्शन समझ सकते हैं इनकी तरफ आने के लिए, अगर इसराइल ईरान के बाद अगर सोचता भी है तो? देखिए, ये बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन होगी हमारी तुर्की तुर्की के साथ, और जैसे सऊदी अरब के साथ भी होगी, हो रही होगी। और वो जो लोग, फिर हम, आपको पता है, एक न्यूक्लियर पावर है, और आपने देखा कि DJISPR ने 3-4 दिन पहले जिस किस्म का दबंग बयान दिया है, हम्म। उसके बाद किसी की हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर एक क्या चीज का बयान, हमें, आप कौन से बयान की कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा था कि हम एक एटमी ताकत है, और हम्म। एटमी ताकत के साथ छेड़खानी पूरी दुनिया को बहुत महंगी पड़ सकती है। हम्म। इस तरीके की बात की है, तो उन्होंने एक डिटर्रेंस का जो है ना वो इंडिया दिया है। लेकिन मेरा बिल्कुल। अपना ख्याल ये है कि वो जो हम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की बारी आएगी, हम्म। वो हम्म। पाकिस्तान की बारी आएगी नहीं, पाकिस्तान की बारी आई हुई है। बिल्कुल उसकी वजह बिल्कुल यह बिल्कुल। है कि अगर आप अपने अंदरूनी इंतशार को देखें, जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपके प्रोग्रामों में, कि ये आर्टिफिशियली पैदा किया गया है, ये मसनूई इंतशार है, जो कि फेसबुक के जरिए और ट्विटर के जरिए और ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, मेन मीडिया, इसके इसके जरिए हमें एक दूसरे के खिलाफ, हमें तोड़ा जा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। इसी तरीके से मैं हमेशा कहा करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अफगानिस्तान की जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, मेरे अपने ख्याल में वो भी एक आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड जंग है, जिसमें हम दोनों मुल्कों को धकेल दिया गया है। बहरहाल, अब चूंकि जंग जारी है, हम अपने अफवाज के साथ खड़े हैं, हमारी फौज के पास सारी मालूमात हैं, वो हम्म। प्लानिंग भी कर रहे होंगे। पूरे अवाम से हमारी ये अपील है कि बस वो एतमाद करें अपनी फौजी लीडरशिप के ऊपर, वो सर एतमाद हमारे करें उनकी आर्मी प्लानिंग के चीफ ऊपर। ने तो ये भी कहा था अमेरिका में ही कहीं खड़े होकर, अब ये आइडिया नहीं कहाँ पे, कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, हाँ जी, इस तरह के भी बयान आर्मी ये चीफ ये ने दिए। बयान उन्होंने अमेरिका की सरजमीन पर ही दिया था।
जब वो पहले उसके दौरे पे गए हुए थे, तो वो तो क्लियर है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें, एटमी ताकत को इस तरीके से तो नहीं छेड़ा जा सकता कि कोई इस पे हमला कर दे, कुछ कर दे। लेकिन जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है, जिसका मैंने जिक्र कर दिया है, कि आपको अंदरूनी तौर पे चपकलिश पैदा की गई है, सियासी चपकलिश बहुत गहरी है। आपकी इकॉनमी जो है बहुत वीक कर दी गई है। जब मर्जी आपके नीचे से खेस निकाला जा सकता है। आपके जो टेररिज्म है, वो आपको पता है कि जो कुछ हुआ पिछले दिनों बलूचिस्तान में। और अब तो शुक्र है कुछ अरसे से इधर रुका हुआ है केपी में, क्योंकि हमारे हमारे जो एक्शन है वो काफी इफेक्टिव हैं अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन ये सारे काम जिनका मैं कह रहा हूँ, और फिर ये है कि इस किस्म की फॉल्स फ्लैग भी हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के तरीके भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे किसी ने बयान दिया कि शायद ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी। तो इस किस्म की झूठी चीजें जब फैलाई जाती हैं, तो फिर होशियार तो आपको रहना पड़ता है। तो पाकिस्तान, वो जो लोग कहते हैं ना जी पाकिस्तान की बारी आएगी, वो मेरी बात सुन लें, पाकिस्तान की बारी आई हुई है। हमारे ऊपर साइमल्टेनियसली अटैक हो रहे हैं। अटैक की नौयत दूसरी है, क्योंकि हम एक एटमी पावर है, तो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी के जरिए हमें कमजोर किया जा रहा है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम में यकजहती पैदा हो। वाजे पाकिस्तान के साथ पूरी कौम प्रॉपर खड़ी हो जाए। अगर कोई कुछ लोग अभी भी सोचो विचार में हैं, उनको चाहिए कि ये बात सोचें कि हमारा दिफा पाक फौज के अलावा और कोई नहीं कर सकता, बैरूनी दुश्मनों से भी और अंदरूनी दुश्मनों से भी। अगर आपके जहन में कोई ऐसे उनकी पॉलिसी के मतलब कोई बातचीत है, तो ये वक्त उसको उभारने का नहीं है, ये वक्त उसकी बात करने का नहीं है। अगर आपकी कोई सियासी चपकलिश है, उसको दूर करें। अगर आप दुश्मन को सिर्फ ये दिखा देना कि ये तमाम सियासी पार्टियां एक टेबल पे बैठी हुई हैं, एक ऐसी तस्वीर निकल जाए जहां पर पीटीआई भी मौजूद हो, नून भी मौजूद हो, पीपल पार्टी भी मौजूद हो, मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद हो, एएनपी भी मौजूद हो, और जो पार्टी हैं जमात इस्लामी वगैरह, आप एक ऐसी तस्वीर निकाल दें और आप देखें कि दुश्मन किस तरीके से कपकपाना शुरू कर देंगे। तो मेरी तो ये राय है कि हमें इस चीज पे गौर करना चाहिए कि जिस तरीके से जिन इलाकों में हमारा खून बहाया जा रहा है या हमें कमजोर किया जा रहा है, उन इलाकों में हम अपनी मजबूती पैदा करें जी। सर, अफगानिस्तान के हवाले से आपने भी जिक्र किया, और आजकल तो प्रॉपर एक जिसे कहेंगे, वो चाहे डिजिटल मीडिया पे हो चाहे वैसे हो, एक प्रॉपर जंग की सूरत हाल दिखाई जाती है, जिसमें स्ट्राइक्स भी पाकिस्तान के साथ बगराम एयरबेस पर, कंधार पर, काबुल पर, फिर इधर तरलाई वाले मामलात, ये तमाम हैं। इनको किस तरह, आप क्या समझते हैं कि किस तरह इनको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि टीटीपी को वो खत्म करने के लिए राजी नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को आप साइड लाइन करें, खत्म करें। बीएलए जैसे जो तंजीमें हैं, उनको जो आपने वहां पर अपनी जगह इस्तेमाल करने दे रहे हैं, वो इस हमारी स्टेट भी तो इस मामले में उनसे चाहती है कि वो इन मामलात को सीधा करें। उसके अलावा तो हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि ये वो वक्त है कि जब हमें तमाम अपनी जो सियासी अफिलिएशन है उनसे बालातर होकर अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस किस्म की जितनी डिस्कशन है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, ये डिस्कशन से परहेज करना चाहिए। इस वक्त हम हालत जंग में हैं, और हालत जंग में कोई दूसरी बात नहीं होती सिवाय इसके कि हमें जीतना है। तो इसलिए जब मैं कह रहा हूँ कि जंग को मैं वाइंड अप करना चाहिए, उसमें मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। और ये तो मैं सर, आपको बता दूं तरीका कि क्या होगा पाकिस्तान, वाइंड अप करने का? तरीका क्या है? आप क्या समझते हैं? आपके पास क्या आइडिया है कि इसको हम कैसे वाइंड अप कर सकते हैं? देखें, हमने बहुत अच्छी सजा दी है अफगानिस्तान को उनकी शरारत की। तो जब आप सजा दे दें, तो उसके बाद फिर बातचीत के दरवाजे खोले जाते हैं। चीन जैसे मुल्क, और अभी आप तुर्की ही रह गया, बाकी जो कतर और सऊदीया तो अपने कामों में लग गए, लेकिन वो भी मदद कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि उनको कहें कि अब आप होश के नाखुन लें। आपको, हमारा दुश्मन है इंडिया, जो कि उभार रहा है और आपके ये सारे ये आपको आगे लाने की कोशिश कर रहा है। तो दो मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, गलती आपकी है। हमने तो बम्र मजबूरी ये सारे काम किए हैं। तो आए मिलकर इस मसले को हल करते हैं। आप हमें ये अंडरटेकिंग दें, ये गारंटी दें, और कोई मुल्क इसमें अंदर डले सालिस के तौर पे, जो कहे कि आप अपना सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। हम भी इस सूरत में ये सारे ऑपरेशन बंद कर देंगे। बिल्कुल सर। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग परेशान होते हैं कि शायद पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है अफगानिस्तान में। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अपनी जो फौजी ताकत है, उसका अशरे अशीर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा अफगानिस्तान में। हमें पता है कि हमें असल खतरा किधर से है।
हमारी तवज्जो उधर ही है जहाँ से हमें खतरा है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे दुश्मन ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान के अंदर दूर तक अंदर घुस जाएं, वो हमने काम नहीं किया है। हमारी जो बूट्स ऑन ग्राउंड है वो अफगानिस्तान में नहीं गए हैं, सिवाय इसके कि जो चौकियां वगैरह हैं और जो सरहदी इलाके हैं उनको महफूज तो करना होता है। तो वो जो दुश्मनों की चाल थी उससे तो हम बच गए हैं, बड़ी चाल से। लेकिन चूंकि सूरत हाल ऐसी है कि हमें अपनी पूरी तवज्जो एक ही तरफ करनी है, तो इसलिए ये जो मेरा मशवरा है कि इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। तो उसका मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का ये मतलब है कि चोट उनको कारी लगाई गई है, अच्छी लगाई गई है। अब उनसे पूछ लें कि अब आपका भाई साहब क्या इरादा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो उनको कुछ ना कुछ सबक उन्होंने हासिल कर लिया होगा। बिल्कुल हासिल कर भी लेना चाहिए, लेकिन उनका एक इंटरव्यू मुल्ला याकूब का सर आपने सुना है, जो उन्होंने इंटरव्यू किया और उसमें बातें की हैं? जी देखिए, मैंने सुना है। अफगानों के मतलब एक चीज हम सबको मालूम होनी चाहिए, और जो हमारे इलाके के पठान है वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आप उनको जख्म पहुंचा सकते हैं, पहुंचाया है। आप उनको जवाब दे सकते हैं, दिया है। लेकिन ताकत से ये लोग मानने वाले नहीं हैं। जितनी मर्जी ताकत आप आजमा के देख लें, इससे पहले बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने उनके ऊपर ताकत आजमाई है। हाँ, अलबत्ता जब आप प्यार से बात करेंगे, जब आप कोई इंसेंटिव देंगे, उनको मटेरियल इंसेंटिव देंगे, कुछ ले और दे की बात करेंगे, तब ये मुमकिन है। और मैं दोबारा ये कह दूं कि ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। इस वक्त तो जो मैं मंतकी इंजाम की बात कर रहा हूँ वो ये है कि उनसे पूछा जाए कि क्या आपकी तसल्ली हो गई है या आपको मजीद पटाई की जरूरत है। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है क्योंकि कोई भी जंग हो एट द एंड वो टेबल पर ही खत्म होती है। और हमें भी बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए अफगानिस्तान के वाया तुर्की हो जाए या चाइना हो जाए या कोई और भी कंट्री जो भी इसमें किरदार अदा कर सके। लेकिन जो मेन हमारा दुश्मन है, जहां वो कहता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी रखा हुआ है और वो जारी है, हमारा वहां फोकस था है भी और हमें रखना भी चाहिए। दूसरा, ईरान के मामले में आपके सामने है, हमें भी बहुत नुकसान हो रहा है, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें गई हैं ऊपर और जितने भी चीजें हैं वो तमाम मौजूदा सूरत हाल में ईरान के हवाले से वो सारी हमने इसमें डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नाजिन, मोहम्मद कजाफी को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब को नया दौर से इजाजत दीजिए। अच्छा, खुदा अल्लाह। हाफिज।